नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो राजस्थान बोर्ड की ओर से साथियों कक्षा 8वीं के लिए संपूर्ण मॉडल पेपर है 2024 के वो जारी कर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये पेपर आपको पीडीएफ की फॉर्म में हमारी ऐप पे मिल जाएंगे। तो जिन्होंने ऐप डाउनलोड कर ली है और जो ऐप को चला रहे हैं वो इनको आराम से डाउनलोड कर सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम पूरा गणित का पेपर है वो देखने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ कि इस बार 2024 के लिए जो बोर्ड पेपर है वो किस प्रकार का रहने वाला है। सारे प्रश्न आपको अच्छे से करा दिए जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना ताकि सभी को इन्फॉर्म हो जाए कि पेपर है वो आ चुके हैं और इन्हीं में से आपके पेपर है वो बनने वाले हैं। यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 8 तक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2/7। यहाँ पे पूछा गया है 2/7 गुणा जीरो आपको पूछा गया है, इसका मान क्या होगा। तो साथियों जीरो को अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान हमेशा जीरो ही आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है बी, वो आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है अगला है समीकरण बेस। और साथ ही साथ ये जो आपके 8-9 चैप्टर है मैथ वाले मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए थे मोस्ट इम्पोर्टेंट करके। और सारे प्रश्न लगभग उन्हीं में से आपको मिल जाएंगे, तो उनको भी आप अच्छे से देख लेना भाई। यहाँ पे आपको पूछा गया है 3x-1 बराबर 14 आपको पूछा गया है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि मैं बायां पक्ष कौन सा है। देखिए इस तरफ का तो हो गया हमारा दायां पक्ष और ये हो गया हमारा बायां पक्ष, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ बराबर वाली, तो बायां पक्ष जो मेरा है वो 14 जो अंक लिखा गया है वो है। तो यहाँ पे मेरा सीधा सीधा आंसर निकल के आता है 14। मान लीजिए कि आपको इस प्रकार का प्रश्न दे दिया जाए, उसको हल कराया जाए, तो इसको हल कैसे करेंगे आप। यहाँ पे आपको दिया गया है 3x-1 बराबर 14 आपको दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि एक्स अक्ष की जो भी संख्याएं होती हैं उनको हम एक साइड में रखते हैं। यहाँ पे 14 है, ये माइनस का जो 1 है उधर के जाएगा तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3x और 14 कितना बन गया 15। अब x का मान निकालना होगा तो 3 में अगर मैं 15 का भाग दूंगा तो 5 या 15 5 बार जाएगा, तो x का मान कितना आ रहा है मेरा 5 आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपका इसका हल भी पूछे तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी बायां पक्ष आपका कितना हो गया 14 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला है वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है। देखिए वर्ग आप बताइए है, वर्ग आपका इस प्रकार का बनता है। वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं, क्या चारों भुजाएं जो होती है वो क्या होती है भाई समान होती है। इसको ले लो चाहे इसको ले लो इसको ले लो, सब समान होती है। अब वर्ग का टोटल जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। तो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का बन जाएगा आपका। कितना डिग्री का 90 डिग्री का। तो यहाँ पे यही पूछा है प्रत्येक कोण कितने डिग्री का रहेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर रहेगा 90 डिग्री का। आगे देखिए यहाँ पे अगला है 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए 9 जो है उसकी वर्ग संख्या पूछी गई है। तो नहीं आता है तो बस 9 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया भाई 81। तो 81 मेरा सही आंसर है। वर्ग निकालना अच्छे से सीख लेना, सारे इंपॉर्टेंट पर्सन मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं। और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। पीडीएफ फाइल आपको ऐप पे मिल जाएगी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऐप हमारा इस प्रकार का रहेगा। लिंक मैंने ऑलरेडी आपको दे रखे हैं। कोई भी डाउट हो तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अगला पूछा गया है संख्या 5 की घन होगी। देखिए मैंने कई बार ये प्रश्न तो मैंने ऑलरेडी जो प्रश्न आपको करवाए थे तब पूछा भी था कि आपको इसका आंसर देना है कमेंट करके। 1 या 2 विद्यार्थियों ने दी थी, आप देख सकते हैं बोर्ड में ये प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पे 5 की घन, घन का मतलब क्या हो गया, उसी संख्या को 3 बार गुणा करना। अब 5 को अगर मैं 3 बार गुणा करता हूँ तो मेरा क्या आता है भाई 125। 50 आ गया पहले तो, फिर 25 को 5 से गुणा करूंगा तो 25×5 125 आ जाएगा मेरा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मेरा 125। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया। और यहाँ पे एक संख्या पूछी गई है कौन सी 625। तो 625 का वर्गमूल है वो आपको बताना पड़ेगा। जिसको भी आता है भाई कमेंट जरूर कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर कहलाता है। देखिए अंकित मूल्य का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज़ है, कोई चीज़ आप खरीद, कोई बुक आपने खरीदी उस पर अंकित मूल्य दे रखा है 100 रुपये। ठीक है, माइनस अब उसमें से विक्रय मूल्य, मतलब अंकित मूल्य तो 100 रुपये था लेकिन आपको दे दिया उसने 90 में दे दिया। भाई चल ठीक है 100 रुपये रेट है, मैं 90 में दे रहा हूँ तेरे को। तो वो क्या कहलाएगा, तो वो जो आपको 10 रुपये की छूट दी है वो कहलाता है बट्टा। क्या कहलाता है बट्टा, आपको उसमें बट्टा दिया गया है, छूट दी गई है भाई। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, या फिर इसको अपन ये भी मान सकते हैं, इसको मूलधन भी मान लेते हैं कई बार। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट रहेगा। ठीक है, क्योंकि अंकित मूल्य तो 100 रुपये था और माइनस विक्रय मूल्य जो था आपका वो 110 भी हो सकता है, मान लीजिए 90 भी हो सकता है। तो या हो सकता है कि वो आपसे 10 रुपये का बट्टा दे के ब्याज भी कमा सकता है, छूट भी दे सकता है। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा, बाकी आप इसको कमेंट कर देना। यहाँ पे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, जो आपका सेकंड चैप्टर है रेखीय समीकरण वाला, एक पद वाले एक चर वाले समीकरण, उसमें से लिया गया है
यहाँ पे पूछा है कि एक पदीय बीजीय व्यंजक है, एक ही पद जिसमें हो। अब देखिए यहाँ पे इसमें दो पद है, एक्स और वाई है, इसमें भी एक्स और वाई है, इसमें एक्स वाई जेड है, लेकिन 4x में ओनली एक ही पद है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से साथियों सारे पेपर आ चुके हैं, सारे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवा दूंगा। सबसे पहले मैंने मैथ को लिया है, क्योंकि मैथ में विद्यार्थी थोड़ा खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं और उसकी तैयारी भी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि और चीज़ें तो याद कर लेते हैं, इसको समझना पड़ता है। ठीक है, तो फटाफट आप कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। यहाँ पे देखिए अगला है 0.000035 संख्या का मानक रूप क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मानक रूप की अगर मैं बात करूँ तो देखिए आपने कोई भी संख्या लिखी 0 पॉइंट, फिर आपने लगाया कितने जीरो, 1 2 3 4 0। तो ठीक है, तो 1 2 3 4 0 और फिर आपने लिखा 35। तो बटे में आप क्या लगाएंगे भाई, जितने जी ये पॉइंट हटाना है मेरे को, तो कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 10 की पावर 6 में लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा मैं, 10 की पावर 6 में इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 की पावर 6 बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, या इसको 10 या फिर 10 1 2 3 4 5 6 6 0 इसके सामने लिखूंगा, बात एक ही है। अब यहाँ पूछा है कि संख्या का मानक रूप क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये करने के बाद मेरा मानक रूप जो होगा वो होगा 3.5। क्यों होगा, देखिए अभी अभी मैंने क्या बोला था आपको कि 35 ऊपर आ गया, पॉइंट अपन ने हटा ही लिया था, और नीचे 10 की पावर मैंने क्या लगाई थी, 6 लगाई थी भाई। ठीक है, दोबारा काउंट कर लेता हूँ एक बार, 6 थी या 7 थी, 1 2 3 4 5 और 6, बिल्कुल 6 है, तो मैंने 6 लगा लिया। अब देखिए यहाँ पे मैं एक जीरो अगर हटाता हूँ, सॉरी ये नहीं होगा, एक जीरो अगर मैं हटाता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट लगा लूँगा, तो ये कितना बच गया भाई, 5 बन गया। अब एक जीरो काट दी ना मैंने, अब मेरा क्या आ गया, 3.5 गुणा 10 की पावर -5। ठीक है, ये जहाँ पे आंसर है आपका वही सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने ये बोल दिया था, तो यहाँ पे 3.5 इंटू 10 की पावर -5 आपका सही आंसर रहेगा भाई, फटाफट देख लेना। अब देखिए अति लघुतात्मक प्रश्न आपके आ गए हैं यहाँ पे देखिए ये प्रश्न ऑलरेडी शायद हमने कर भी रखा होगा, नहीं करा तो फिर भी देख लेते हैं। देखिए पेपर जो होगा उसी में आपको लिखना पड़ेगा, इसी प्रकार का सेटअप आपको मिलेगा भाई। अब देखिए यहाँ पे दिया गया -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1 में गुणनफल के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने काटा इससे, इसको काटा मैंने इससे, एक आ गया और बराबर में भी एक है, तो बिल्कुल यही बात है। लेकिन ये पूछ रहा है कि इसका जो गुणधर्म है, कौन सा नियम है वो आपने इसमें लगाया है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। सिंपल सी बात है, ठीक, तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई। अब देखिए यहाँ पे अगला है, समीकरण आपको दिया गया है 5x-9 बराबर 5x+3 को हल करना है। बहुत अच्छे से मैंने 2-3 बार बताए हैं, जितने भी वीडियो करवाए हैं उनमें बता रखा है, अलग से मैंने समीकरण हल करवा रखे हैं। अभी भी अगर कोई गलत करता है तो भाई फिर तो आप परीक्षा में क्या करेंगे भाई। अब देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है वो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं 5x। अब देखिए मैंने कहा था कि x की संख्या हमें एक साइड में रखनी होती है, तो यहाँ पे 3x जो उधर है वो इधर आएगा, तो मेरा माइनस का 3x बन जाएगा। ठीक है, बराबर में उधर 5 ऑलरेडी था, इधर का प्लस का जो 5 है उधर जाके -9, सॉरी जो प्लस का 9 था उधर जाके -9 बन जाएगा। अब 5x में से 3x गए तो कितने बच गए भाई, 2x बचे, नहीं है बचे, बिल्कुल बचे हैं। अब यहाँ देखिए -9 में से +5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -4 बच जाएंगे। 9 में से 5 गए तो कितने बचे, 4। लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए हमने माइनस लगाया है, ये आप ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे 2 को मैं 4 में भाग देता हूँ तो 2 बार जाता है, तो x का मान क्या आ गया, -2। तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ऐसे कि ऐसे आपको एग्जाम में यहाँ पे करना है भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई के अंक ज्ञात कीजिए। भाई देखिए घन के इकाई के अंक, देखिए मैंने ऑलरेडी बताया था कि इस प्रकार का प्रश्न आएगा आएगा आएगा, सारे प्रश्न उसी बेस पर डाले गए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इकाई का जो घन है, देखिए यहाँ पे एक है लास्ट में। अब मैं एक को कितनी बार गुणा करूँ, एक ही आएगा, नहीं आएगा। एक को मैं किसी भी संख्या से गुणा करूँ एक ही आएगा। कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा 3 3 3 1। ठीक है, इसका घन निकालना है, तो घन निकालने के लिए मैं इसको 3 बार गुणा करूंगा, कहने का मतलब ये इसको एक बार गुणा किया तो एक ही आया, फिर से मैं दोबारा से इसको 3 3 लिख के एक करूंगा तो एक ही आएगा। तो मतलब पहली जो संख्या है ये वाली, इसमें जो इकाई अंक है, क्या भाई, इकाई अंक, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, मेरा एक आ जाएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर आपको मिल गया। दूसरा है, तो दूसरा का आप देखेंगे, देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक के घन के प्रत्येक अंक बताना है, प्रत्येक के घन के इकाई अंक बताना है, मतलब ठीक है वही बात है। अब इसको मैं इकाई अंक को मिला के चलूँ तो 027। ठीक है, फिर मैंने लिखा 027, मैंने इसको घन करना है, सातों सातों कितना हो गया, 49। ठीक है, 49 आ गया, हासिल की 4 आ गई, 7 दूनी
14, 14 और 4 कितने हो गए 18, ठीक है। यानी कि अब आगे क्या आ रहा है उसको भूल जाइए आप, तो ये आ गया मेरा इकाई अंक, क्योंकि यहाँ तो मैं गुणा लगाऊंगा ना, फिर करूंगा ना दोबारा, तो यहाँ पे इसको मैं हटा लेता हूँ एक बार, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वापस से इसी संख्या को, एक मिनट, वापस से मैं इसी संख्या को गुणा करूँगा इस प्रकार से, ठीक है। क्योंकि एक बार जो वैल्यू आएगी उसमें 9 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ गुणा लगाएंगे। अब 9 7 कितना होता है 63, मतलब इकाई का अंक कितना आ गया भाई 3, 63 लिखूंगा तो 3 आएगा ना। तो यहाँ पे जो दूसरी संख्या आपको दी गई है इसमें जो इकाई अंक है, इसमें इकाई अंक है वो कितना है भाई 3 है। बस आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा फालतू में आपको लोड नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला है, भारती के पास 15 पेन है तथा मीनाक्षी के पास 45 पेन है। तो दोनों जो पेन है, दोनों के पेनों का अनुपात याद कीजिए, बहुत आसान, आराम से करेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, भारती, ठीक है, आपने भारती लिखा, भारती के बराबर कितने पेन है लिख लिया भाई। दूसरा है मीनाक्षी, मीनाक्षी लिखा, उसके बराबर कितने पेन है भाई 45 लिख लिया। काट दीजिए, 15 एकम 15, 15 थी 45, अनुपात जो आया है वो आया है 1/3, ठीक है। आराम से इसको कर लेना भाई। आगे देखिए फिर बड़े प्रश्न आ जाते हैं आपके लघुत्रात्मक श्रेणी के, जिसमें सत्य सत्य पूछ रहे हैं आपसे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए की पावर एम गुणा बी की पावर एम का मान है वो ए बी का एम होगा क्या, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। क्यों, देखिए यहाँ पे ए और बी है, इसकी पावर एम है। अगर मैं इनको अलग अलग करता हूँ तो एम तो दोनों के साथ है, तो मैं इसको ए एम भी लिख सकता हूँ और बी एम भी लिख सकता हूँ, यही यहाँ पे कह रहा है। तो ये बात बिल्कुल आपकी सत्य हो गई, ठीक है, सिद्ध कर दिया है। आगे देखिए यहाँ पे 10 की पावर 24 के आधार का मान होता है, 10 की पावर 24 में आधार का मान 24 है, तो ये बिल्कुल गलत है। जो आधार है वो नीचे वाला होता है, ये तो हमारी क्या होती है घात होती है भाई, ठीक है, क्या होती है घात। तो यहाँ पे आधार क्या है 10, लेकिन ये कह रहा है कि 24, तो ये हमारा असत्य हो जाता है। पहला सत्य, दूसरा असत्य। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे -5 की पावर -4 गुणा -5 की पावर -2 का मान जो है वो ये होता है क्या, तो अभी देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमने कई बार ये प्रश्न देख रखे हैं कि आधार अगर समान है, देखिए यहाँ पे -5 है और गुणा यहाँ पे भी -5 है, यहाँ पे आपकी -4 है और यहाँ पे -2 है। यहाँ पे जो घातें लग रही है उसके बीच में जो ये आधार है -5, ये दोनों में समान है। तो आधार जब समान होता है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। क्या होती है, जुड़ जाती है। आराम अच्छे से सुनना इसको। तो यहाँ पे ये तो ऐसे कैसे रहेगा, मैंने बोला कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो -4 और -2 दो घातें हैं, तो कितने बन गए -6, और यहाँ पे -6 लगा रखा है इसने, ये लिख रखा है और यही हमने लिखा है। और ये पूछ रहा है कि ये बात सही है क्या, तो बिल्कुल ये बात हमारी सत्य हो जाती है। अगला देखिए यहाँ पे 2 की पावर 5 भाग आपको 2 की पावर -6 है, उसका मान 2 की पावर 11 होता है क्या, तो देख लेते हैं। 2 की पावर 5 जो दिया गया है, तो बिल्कुल 2 की पावर 5 आपको लिख लेना है। डिवाइड में बोला है कि 2 की पावर -6 ये बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 की पावर -6 है, ये अगर ऊपर आएगी तो इसमें 6 है वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ से माइनस हटाना है मेरे को, माइनस हटाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2 की पावर 11 बन गया, 5 और 6 11, ठीक है, क्योंकि आधार वही बात है, समान हो गई, गुणा में आ गई अभी, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सत्य हो जाती है, तो ये कर लेना भाई, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे यही आपको इंग्लिश में दिए गए हैं, तो इंग्लिश में भी आप कर लेना भाई। अब देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान जो आपको दिए गए इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जिसको जैसा लगे पढ़ लेना भाई। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण है वो होता है समकोण। देखिए ये आयत का कोण है, ये आयत हो गया मेरा। समकोण का मतलब इसका प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है। क्या होता है भाई 90 डिग्री का, इसलिए इसको समकोण अपन बोलते हैं। तो पहले का हो गया समकोण। उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग डैश डैश में नहीं होता है। तो उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग है वो बहिर्भाग या अंतर्भाग, तो यहाँ पे देखिए बहुभुज है, कोई भी उत्तल है उसके बहुभुज इस प्रकार से बने हुए हैं, मान लीजिए किस प्रकार से, ठीक है, ये बहुभुज बना लिया मैंने। अभी क्या हो रहा है, इसके विकर्णों का कोई भी भाग, ये विकर्ण मैंने बना दिए इस प्रकार से, अलग अलग विकर्ण इसमें डाल दिए गए हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो बहिर्भाग या अंतर्भाग नहीं होता है, तो बहिर्भाग नहीं होता, बाहर नहीं होता वो, ठीक है, अंदर ही होता है, ठीक, इस प्रकार से हो सकता है। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना अपने हिसाब से। आगे देखिए पंचभुज के सभी अंतकोणों का योग होता है। देखिए पंचभुज है, पंचभुज हो, ठीक है, या फिर षडभुज हो, चाहे 10 भुज हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी जो एक भुजाओं वाली संख्याएं होती है, इस प्रकार से मैं बात करूँ, ये मैंने मान लो पंचभुज बना लिया, ठीक है, ए बी सी डी और ई 5 हो गए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसके अंतकोण जो है, ये अंतकोण जो है उसका मान क्या होगा। तो दोस्तों अंतकोण हो चाहे बाह्य कोण हो, इनका मान है वो हमेशा 360 डिग्री ही होता है।
ठीक है। तो आप ध्यान रख लेना, बाह्य कोण भी आपको पूछा जाएगा। एक प्रश्न आएगा कि कोई भी है उसकी जो भुजाओं की संख्या है वो 15 है, तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी, इस प्रकार का जो कोण है वो 60 का है, ये मैंने करवाए थे। तो आप ध्यान रखना इसका 360 ही होता है। आगे देखिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, समांतर चतुर्भुज है, इस प्रकार का समांतर चतुर्भुज है आपका। ठीक है, दोबारा से बना देता हूँ, ये आपका समांतर चतुर्भुज मान के चलेंगे अपन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे इसके जो विकर्ण है, ये विकर्ण और ये विकर्ण, तो क्या होते हैं, लंबवत होते हैं या समद्विभाजित होते हैं। तो ये दोस्तों इसको अपन क्या करते हैं कि समद्विभाजित कर रहा है, ये दो भागों में बांट रहा है। एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, तो इसको दो बराबर भागों में बांटता है ये। ठीक है, तो इसको अपन समद्विभाजित बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे खंड ए और खंड ब को मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कुछ वैल्यू आपको दी गई है, -4p गुणा 7r। तो अगर 7 चौक 28, 28 pr हो जाएगा मेरा। तो ये मैंने इससे भी मिलान कर लिया। ठीक है, सीधा सीधा हल करना है। 2p और 8q आपको दिया गया है, तो 8 दूनी 16pq, 16pq ये रहा भाई। इसके बाद देखिए 3p -4 और -8pq है, तो 3 चौक 12, 8 चौक और 8 या 24, तो ये वाला हो गया आपका। 20p² का मान आपका हो जाएगा, जिसको टुकड़ों में जो ये कर रखा है लास्ट का, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको वो आंसर हो गया इसका। आगे देखते हैं, एक अच्छी प्रकार से फेंकी हुई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता जो ताश है यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो ज्ञात कीजिए। इस प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए 52 पत्ते हैं टोटल। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि अच्छी प्रकार से पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता हमें निकालना है कोई भी। ठीक है, अब एक पत्ता जो है वो कोई सा भी हो सकता है, इसकी भी 4 संभावनाएं हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि देखा होगा कि प्रत्येक जो पत्ता होता है उसके 4 होते हैं। इक्का हो वो भी 4 होता है, सीढ़ी का, बेगम का, रुखम का, ठीक है, इस प्रकार से ईंट का। तो उस प्रकार से आपको इसको हल करना है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक काला बादशाह प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए यहाँ पे कह रहा है एक काला बादशाह, काला बादशाह, तो काला बादशाह भाई साहब यहाँ पे काला स्पष्ट नहीं किया है। तो काला आपका देखिए चिड़ी की जो होती है वो काली होती है, जो हुक्म होता है हुक्म वो भी काला होता है, बाकी पान और ईंट के लाल होते हैं। तो यहाँ पे एक में 4 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 8, 8/13 आपका आंसर, सॉरी 52 है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। अब लाल रंग का पत्ता, तो देखिए 13 और 13 26 मेरे हो गए लाल रंग के। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 52, 26 से कम 26, 26 दूना 52, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा लाल वाले का। ठीक है, इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, तो देखिए इक्के एक में 4 है, तो टोटल कितने हो गए, 4 4 बनते हैं सब, 4 चौक 16 हो गए, तो 16 बट्टा मेरा क्या हो गया 52। काटेंगे आप इसको, तो 8 आ गया, 26 आ गया, फिर काटा 4 आ गया और 13 आ गया, तो 13/4 आंसर आ जाएगा भाई। लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए बेगम पूछा गया है यहाँ पे, वो भी लाल रंग की। ठीक है, वही हो गया 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, क्योंकि बेगम है वो सब में 4 होती है और 4 4 पत्ते होते हैं सबके, तो वही अभी वाला आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आगे के जो प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कैसे करेंगे आप, 9604। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 2 से भाग देना है भाई। तो 2 से भाग दिया आपने, 2 चौको 8, 1 बच गया, 2 अंटे 16, 0 को 0 छोड़ देंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, ऐसे करना है आपको। फिर आप ऐसे करेंगे, इस प्रकार से जो विधि होगी उससे आपको हल करना है। ठीक है, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात आपको दिया गया है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप आपको ज्ञात करनी है। ये प्रश्न मैं आपके लिए रिमाइंडिंग छोड़ रहा हूँ, आप इसको करेंगे भाई। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न है कि 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है वो ज्ञात करना है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। वार्षिक का मतलब ब्याज 1 साल के रूप में लिया जा रहा है। अब मैंने ये भी आपको बता रखे थे। देखिए साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारा, मूलधन गुणा दर गुणा समय। ये तो आपको सूत्र आना चाहिए, बटा 100। ये तो हो गया साधारण ब्याज का। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे, क्योंकि दोनों का अंतर आपको पूछ रहा है। तो हमने निकाला यहाँ पे 12,000 गुणा 2 गुणा 10 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट ली। अब देखिए यहाँ पे 10 दूना कितना हो गया, ये तो हो गया 20 और ये हो गया 120, तो 12 दूना 24। ठीक है, 12 दूना 24 और 2 जीरो लगा ली, 2400। मतलब 12,000 में 2400 और जोड़ना है, तो कितना हो गया भाई, 14,000 और 400। ठीक है, 14,400 रुपये तो मेरा हो गया साधारण ब्याज। ठीक है, 14,400। अब कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमने क्या किया था, पी, हमारा फॉर्मूला क्या था, पी 1+r/100 की पावर टी या एन। टी का मतलब क्या होता है समय।
तो इस प्रकार से अब इसको करेंगे अपन। तो इस प्रकार से करने के लिए मैं क्या करूँगा, मूलधन मेरा क्या है 12,000, ठीक है। ब्रैकेट में मैंने क्या किया 1, और आर कितनी है मेरी 2 बटे में 100, तो ये कितने बन गया 102, 102 बटा 100। समय कितना है मेरा, सॉरी दर, वार्षिक दर 10 है भाई, यहाँ पे 10 थी भाई, 110 आएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 110, 110 बटा 100। अब 2 बार है तो हमको इसको क्या करेंगे 2 बार। एक बार ये ध्यान रखना आप, 14,400 तो साधारण ब्याज थे, इसको अपन अलग रखेंगे। ये मेरा आ गया था भाई कितना 12,000, तो इधर रह गया था मेरा, गुणा में क्या था 110 बटा 100 गुणा 110 बटा 100, ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब मेरे को देखिए 100 है तो 2 जीरो से मैंने काट दी, फिर 100 है तो 1 2, 1 और 2, 2 जीरो काट दी मैंने, 11 11 कितने होते हैं 121, एक जीरो ऐसे कैसे उसको रहने दीजिए। अब इसको 12 से गुणा कर लीजिए, 12 एकम 12 का कितना हो गया 2, हासिल की 1 लग गई मेरी, 12 24 और 1 25, हासिल की 2 लग गई, 12 एकम 12 और 2 14, ठीक है, 1450 और जीरो 1 था, मतलब 14,550, ठीक है। ये तो आ गया मेरा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या था मेरा 14,400 रुपये। तो अंतर पूछा है इनका, तो अंतर हम बता देंगे अब, 14,500 और 20 रुपये, ठीक है, 520 ही थे ना। और ये तो हो गया, और 14,400 रुपये ये उसका था। ये तो था हमारा साधारण ब्याज और ये था हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों का अंतर निकालेंगे 0 2 1, ठीक है। तो 120 रुपये का अंतर इसमें आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से निकालना है। देखिए एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि एक पशुपाला में 10 पशु और आ जाए तो ये भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। इस प्रकार के प्रश्नों को भी आपको करना है। देखिए एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए, जो 20 पशु है उनके लिए 6 दिन का भोजन है वो पर्याप्त है, ठीक है, बिल्कुल, मतलब वो आराम से खा सकते हैं, इतना है। अब ये कह रहा है कि उसमें 10 पशु और आ जाए, मतलब अब हो गए 30, यहाँ पे कितना हो गया 20 की 120 बन गया मेरा, और 30 के करूँगा तो कितना हो गया 3 की 18, 180 हो गया, ठीक है। मतलब ये बढ़ गया, पहले 120 दिन के हिसाब से था, अब 180 हो गया, ठीक है। तो इसको अलग अलग आपको करना पड़ेगा। ये हो गया 20 गुणा 6 इंटू 1 बराबर 10 गुणा x बटा 1, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो हमें निकालना है इसका आंसर, तो 0 से 0